हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे उसी के लाइन में दोस्तों आज हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आए हैं जो कि इस ईयर न्यूज़ में थे। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले हम एक दो सेशन में हम अपनी स्कीम्स ही करेंगे। इसीलिए अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। फर्स्ट, it is one-time saving scheme to provide financial security to girls and women in India. Second, it will offer a maximum deposit facility of up to 5 lakh in the name of the women or girls for 2 years at a fixed interest rate. Third, all scheduled banks are eligible to issue the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और डी नन? तो दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट एंड अवर थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, बट सेकंड वाली गलत है क्योंकि मैक्सिमम जो डिपॉजिट फैसिलिटी है इट इज़ 2 लाख। ठीक है दोस्तों, नॉट 5 लाख। चलिए इसके देख लेते हैं इसका। दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in this year budget and started on 1st April 2023. It is a one-time saving scheme to provide financial security to girls and women in India. Purpose is to provide financial security to every girl and woman in India. Eligibility क्या है दोस्तों इसके लिए? A woman can open the account for themselves or on behalf of a minor girl child tenure 2 years. इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा इसमें? 7.5% पर एनम। इन्वेस्टमेंट कितनी है दोस्तों? मिनिमम 1000 रुपीज़ है एंड मैक्सिमम इज 2 लाख, नॉट 5 लाख। ठीक है। पार्शियल विड्रॉल मैच्योरिटी पीरियड कितनी है इसकी दोस्तों? 2 साल के लिए है और पार्शियल विड्रॉल आप 40% तक कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी investment fund. First, it is a social impact fund specifically formed for completing stretched and stalled residential projects. Second, the fund is sponsored by the Ministry of Finance. Third, it is managed by the Housing Development Finance Corporation. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, only three और D none? तो दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट मैनेज बाय HDFC। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इज ए सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेसिफिकली फॉर्म्ड इन 2019 फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेच्ड एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, द फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इज मैनेज बाय SBI कैप वेंचर्स, ए स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी। ठीक है, एंड नॉट बाय HDFC। इट इज कंसिडर्ड lender of last resort for distressed projects since it's considered first time developer, established developers with trouble project, developers with poor track record of stalled project, customer complaints and NPA accounts and even projects where there are litigation issues. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding the sovereign gold bond scheme. First, bonds can be used as a collateral for loans. Second, the minimum permissible investment limit will be 1 gram of gold for individual. Third, both resident and non-resident Indian entities can invest in sovereign gold bond scheme. तो दोस्तों इनमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और डी नन? तो दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी फर्स्ट वाली सही है, सेकंड वाली सही है, बट थर्ड वाली रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ रेसिडेंट इंडियन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट स्कीम थी 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबल कौन है इसके लिए? इट्स सेल इज रिस्ट्रिक्टेड टू रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, द बॉन्ड्स विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स विद बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। टेन्योर कितना होगा इसका? 8 साल के लिए। तो एंड एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द 5th ईयर। गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस की थी? ताकि हमारा जो गोल्ड का डिपेंडेंस है इंपोर्ट हम उसको कम कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 1 ग्राम, और जो मैक्सिमम होती है वो 4 kg होती है फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF एंड 20 kg फॉर द ट्रस्ट। ठीक है, और इसमें कोलेट्रल भी रख सकते हैं, यानी कि बॉन्ड्स को हम कोलेट्रल भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements about advance authorization scheme. First, it allows the duty-free import of inputs which are physically incorporated into an export product. Second, it is valid for 12 months from the date of issue of such authorization. Which of the above statements are correct?
ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू और डी नीदर वन नॉर टू। तो दोस्तों सी इसका आंसर है, सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। Advanced Authorization Scheme, it allows the duty-free import of inputs which are physically incorporated into the export product. In addition to any inputs, packaging material, fuel, oil and catalyst which is consumed or utilized in the process of production of export product is also allowed. ठीक है, DGFT provides a sector-wise list of standard input-output norms under the exporters may choose to apply. दोस्तों ये 12 months के लिए वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ issuance of such authorization. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding the NDRF यानी कि National Disaster Response Fund. First, NDRF is located in the public account of Government of India under the reserve funds not bearing interest. Second, the relief activities for all the calamities are monitored by the Ministry of Home Affairs. Third, NDRF amount can be spent only towards meeting the expenses for emergency response, relief and rehabilitation. दोस्तों कितने statements correct होंगे इसमें? Only one, only two, all three और D none. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, यानी कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी दोस्तों। देखिए दोस्तों एनडीआरएफ जो था हमारा वो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आया था। ठीक है, ये फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन ड्यू टू एनी थ्रेटनिंग डिसास्टर सिचुएशन और डिसास्टर। दोस्तों एनडीआरएफ अमाउंट कैन बी स्पेंट ओनली टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन, यानी कि डिसास्टर से पहले मिटिगेट करने के लिए हमने नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फंड है। ठीक है, एनडीआरएफ आफ्टर द डिसास्टर यूज होता है, लेकिन अगर डिसास्टर को प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फंड है। ठीक है, तो दोस्तों एनडीआरएफ इज लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट. Department of Agriculture and Cooperation under Ministry of Agriculture monitors relief activities, बट जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो मॉनिटर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसमें रिलीफ एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मॉनिटर करती है, उसमें आ जाएगा ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स एंड कोल्ड वेव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ यूरिया गोल्ड इन एग्रीकल्चर? ए release of gold in the soil increases soil carbon level by microorganisms to address sulfur deficiencies in the soil. C, nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into atmosphere by crop field. D, it is a combination of weedicide and a fertilizer of a particular crop. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टू एड्रेस सल्फर डेफिशिएंसीज इन द सॉइल। ठीक है दोस्तों, यूरिया गोल्ड इज a new variety of urea coater which was launched by the PM Modi in Rajasthan Sikar. Its aim is designed to address sulfur deficiencies in the soil, benefiting farmers by enhancing agriculture productivity. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों स्टार सी इनिशिएटिव इज रन बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्टार सी इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? इंडिया इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स सोलर स्टार सी इनिशिएटिव ऑपरेटेड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू सेवरल पैसिफिक आइलैंड नेशन एज पार्ट ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच इन द रीजन. द मूव कम्स एमिड इंक्रीज आउटरीच बाय चाइना इन द रीजन, prompting traditional heavyweights like Australia and the Quad nations to place greater emphasis on engaging with Pacific Island countries to address shared challenges. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अवर एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम? ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी बेंगलोर और डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, बेंगलोर। ठीक है चलिए, बेंगलोर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2012 by the Office of Mayor of London. With 40 member cities already in its portfolio, Bangalore becomes the 41st member of the forum. The city's inclusion was attributed to its dedication to an inclusive and globalized culture. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल वायो अभ्युदय योजना. First, it is central sector scheme. Second, the main objective of the scheme is to improve the quality of life of the senior. Third, it includes the राष्ट्रीय वायश्री योजना. तो दोस्तों इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और डी नन. तो दोस्तों सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका देख लेते हैं.
दोस्तों ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका फॉर्मल नेम था नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। एम क्या है, द स्कीम एम्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सोशल नीड्स ऑफ एल्डरली सिटीजन, रिकॉग्नाइजिंग देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके दोस्तों, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और दूसरे कंपोनेंट क्या है, दिस स्कीम आल्सो इंक्लूड द राष्ट्रीय वायश्री योजना विच प्रोवाइड असिस्टेड लिविंग डिवाइस टू सीनियर सिटीजन सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन दोस्तों। ऑडिट ऑनलाइन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और डी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसका डी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका है दोस्तों, ऑडिट ऑनलाइन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज पार्ट ऑफ पंचायत इंटरप्राइज सूट अंडर द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। एम क्या है इसका, द एप्लीकेशन एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द पंचायत। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम एक नए सेशन के साथ कल जुड़ेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय सर, बाय।